साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। हम लोग डेली टारगेट देख रहे हैं और आज हम बस 22वें टारगेट की तरफ बढ़ चले हैं। ठीक है, जिसमें जीएस और हिंदी के प्रश्न साथ साथ होते हैं। ठीक है, तो 21 टारगेट अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। साइंस की क्लासेस चल रही हैं, साइंस के साथ साथ हमारी हिंदी की भी क्लासेस चल रही हैं, यानी जीएस प्लस हिंदी दोनों चल रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टेस्ट की। फटाफट देखते हैं सारे प्रश्नों को। हमारा पहला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में सर्वाधिक होती है? तो वो होती है लाल में। ठीक है, वन लाइनर है, याद करना आसान होता है साइंस के प्रश्नों को। ठीक है, तो याद करते चलिएगा। जब बर्फ पिघलती है तब क्या होता है? तब आयतन जो है घट जाता है। ठीक है, बर्फ पिघलने पे आयतन घटता है। कार में दर्पण जो लगा होता है वो क्या होता है? तो उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, कई बार पूछा गया है। अगला है, प्रकाश में वस्तु दिखाई देती है, तो प्रकाश में वस्तु परावर्तन के कारण दिखाई देती है। सोलर कुकर में क्या होता है? तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। मानव आंख सर्वाधिक सुग्राही किस रंग के लिए होती है? तो हरे प्रकाश के रंग में जो है सर्वाधिक सुग्राही होती है। ठीक है, अगला है, धूप के चश्मे की क्षमता डायोप्टर में कितनी होती है? तो 0 होती है। जो धूप का चश्मा होता है अगर उसको डायोप्टर में नापते हैं तो वो 0 होती है। नेक्स्ट है, मानव आँख की पुतली जिस अल्कीलियड के तनु विलयन में फैलाई जाती है वो क्या होती है? उसे एट्रोपिन कहते हैं। ये तनु विलयन होता है। ठीक है, अगला है, सूर्योदय या सूर्यास्त के पहले सूर्य का अंडाकार प्रतीत होना। आप देखे होंगे जब सूर्यास्त होता है या सूर्योदय होता है तो उससे पहले सूर्य अंडाकार दिखाई देता है। उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है अपवर्तन। ठीक है, अगला है, खोज बत्ती में प्रयुक्त दर्पण। खोज बत्ती यानी टार्च में जो है जो दर्पण प्रयुक्त होता है वो कौन सा होता है? वो नातोदार होता है, यानी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण को नातोदार और उत्तल दर्पण को उन्नतोदार कहते हैं। दूरदृष्टि दोष में प्रयुक्त लेंस कौन सा होता है? तो उन्नतोदार यानी उत्तल होता है। ठीक है, तो दूरदृष्टि में प्रयोग होता है उत्तल और टॉर्च में होता है अवतल। ठीक है, अगला है, यदि रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा कुछ घंटों के लिए खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे का तापमान क्या होगा? तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, कई सारे एग्जामों में भी पूछा गया है। ठीक है, अगला है, अगर नमी युक्त बिस्किट को फ्रिज में रखें तो क्या होगा? तो यदि आपका जो बिस्किट है वो मतलब नमी युक्त हो गया है, मतलब मुलायम हो गया है, सॉफ्टनेस उसमें आ गई है, कुरकुरापन खत्म हो गया है, तो उसको फ्रिज में रख देने पे बिस्किट कुरकुरा हो जाएगा क्योंकि अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाएगी। ठीक है, तो ये ट्राई करके आप देखिएगा अगर आपके घर में फ्रिज है। ठीक, अगला है, प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जित नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो यह है नियॉन। ठीक है, प्रकाश सजावट और विज्ञापन में जो नलिकाएं प्रयुक्त होती हैं वो उसमें जो गैस भरी जाती है वो नियॉन होती है। अगला है, टाइकियॉन। टाइकियॉन क्या है? तो टाइकियॉन है प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण। जो प्रकाश की गति से भी तीव्र कण चलते हैं उन्हें टाइकियॉन कहते हैं। ठीक है, अगला है, डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश का शकल आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है एंडोस्कोप। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद करते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जब जल को 0 से 10 डिग्री तक गर्म करते हैं तब आयतन क्या होगा? तो आयतन पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। ठीक है, यानी जब जल को 0 से 10 डिग्री तक गर्म करते हैं तो आयतन में प्रभाव पड़ता है, आयतन पहले घट जाता है फिर बढ़ता है। ठीक है, अगला है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस संरक्षण से संबंधित है? तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम संबंधित है ऊर्जा संरक्षण से। किससे? ऊर्जा संरक्षण से। अगला है, उचित रीत से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण क्या है? तो आप देखे होंगे हीरा क्यों इतना बेहतरीन चमकता है? तो उसका कारण है उसका उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। ठीक है, तो अपवर्तन सूचकांक जो होता है उसका उच्च होता है, इस कारण हीरा चमकता है। अगला है, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, ये नियम किसका है? तो ये नियम है किरचॉफ का। इम्पॉर्टेंट है, जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छे उत्सर्जक जो होते हैं वो अच्छे अवशोषक भी होते हैं, ये नियम दिया था किरचॉफ ने। अगला है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है?
तो वायुमंडल में प्रकाश जो फैल जाता है उसका कारण क्या है? उसका कारण है धूलकण। अगर धूलकण ही ना रहे तो प्रकाश नहीं फैलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ बैक्टीरिया द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अगला है, ठंडे स्थान में उपयोग होने वाला द्रव तापमापी है एल्कोहल, क्योंकि एल्कोहल जमता नहीं है। ठीक है, तो ठंडे स्थानों में एल्कोहल तापमापी, द्रव तापमापी का उपयोग किया जाता है टेम्परेचर मापने के लिए। ठीक है, अगला है, शीशे की राड को भाप में रखने पर लंबाई एवं चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो लंबाई जो है उसकी बढ़ जाएगी और चौड़ाई घट जाएगी, यानी शीशे की राड को अगर भाप में रख दिया जाए तो। अगला है, भाप की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? तो भाप की गुप्त ऊष्मा होती है 536 कैलोरी प्रति ग्राम या 2260 जूल प्रति ग्राम। दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है, दोनों याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला है, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? तो बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा होती है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। अगला है, माध्यम का ताप बढ़ाने पर अपवर्तनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अपवर्तनांक घट जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, किस धातु की चालकता सर्वाधिक होती है? तो चांदी की सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, चालकता, इसीलिए जब आप देखे होंगे जो फ्यूज़ लगाया जाता है घरों में या जो है कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम में, तो वो फ्यूज चांदी का ही बना होता है, क्योंकि उसका गलनांक उच्च होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है, स्टीफन के नियम के अनुसार कृष्ण पिंड से ऊर्जा उत्सर्जन की दर परम ताप के कितना होती है? तो चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है, याद कर लीजिएगा। अगला है, टेलीफोन का तार किस मौसम में लगाना बेहतर पड़ता है? तो जाड़े में लगाना बेहतर होता है। क्यों? क्योंकि टेलीफोन का तार अगर हम गर्मियों के मौसम में लगाएंगे तो जाड़े में वो सिकुड़ के टूट जाएगा। तो इसीलिए बेहतर यह है कि जाड़े के मौसम में टेलीफोन की तार लगाओ, जिससे अगर गर्मियों में जो है टेम्परेचर से उसका फैलाव हो तो वो टूटे नहीं। ठीक, अगला है, शुष्कता दशा संदर्भित है। तो शुष्कता दशा किससे संदर्भित है? तो निम्न आर्द्रता से। किससे? निम्न आर्द्रता से। अगला है, नेत्र का कौन सा भाग नेत्र के विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी होता है? तो परितारिका जो है, परितारिका जो होती है वो विशिष्ट रंगों के लिए उत्तरदायी होती है। अगला है, किस छोटे दर्पण की सहायता से ऊंचे, मान लो किस छोटे दर्पण की सहायता से ऊंचे भवन या पेड़ की पूर्ण लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है? तो उत्तल दर्पण से की सहायता से हम लोग जो है ऊंचे भवन या पेड़ की पूर्ण लंबाई का प्रतिबिंब देख सकते हैं। ठीक, अगला है, किस दर्पण से आप चाहे कितनी ही भी दूरी पर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होगा? तो वो समतल तथा उत्तल दर्पण दोनों से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, नेत्रदान में आँख के किस भाग का प्रत्यारोपण किया जाता है? तो वो होता है कॉर्निया। ये पूछा गया प्रश्न है कई बार। अगला है, थर्मस में रखी चाय गर्म, अगर चाय रखी है गर्म है, हिलाने पर क्या हो जाएगी? तो और गर्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए कभी भी जो है किसी बॉक्स में अगर कोई गर्म लिक्विड भरा हुआ है तो उसको हिलाइए नहीं, उससे क्या होता है कि उसके अंदर जो है और जो है हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक, अगला है, कच्चे घर ऊष्मा के कुछ अलग होते हैं। ठीक है, यानी उसमें ऊष्मा आर पार नहीं जा पाती है। अगला है, यदि प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो प्रतिरोध को अगर दोगुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा आधी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आधी। अगला है, घरों में विद्युत परिपथ को किस क्रम में लगाया जाता है? तो समांतर क्रम में लगाया जाता है। ठीक है, अगला है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था? तो आर्स्टेड ने जो है अवलोकित किया था। किसने? आर्स्टेड ने। ठीक, अगला है, यदि माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं तो ऐसी तरंग को क्या कहते हैं? तो ऐसी तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। क्या? यदि माध्यम के जो कण होते हैं वो तरंग संचरण की दिशा में कंपन करने लगे तो अनुदैर्ध्य तरंग होती है। यदि माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करें तो वो अनुप्रस्थ होती है। दोनों में अंतर देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगला है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है कौन? रेक्टिफायर।
रेक्टिफायर जो होता है वो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है। अगला है वायु स्तंभ में उत्पन्न तरंगे होती हैं, तो वायु स्तंभ में जो तरंगे उत्पन्न होती हैं अनुदैर्ध्य अप्रगामी। ठीक। अगला प्रश्न है घरेलू उपयोग हेतु विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए प्रयोग करते हैं, तो क्या प्रयोग करते हैं, तो आप चाय ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं, ये याद कर लीजिएगा। घरेलू उपयोग हेतु विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अब चाय ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किस मौसम में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है, तो गर्मी के मौसम में ध्वनि की चाल जो है सर्वाधिक होती है क्योंकि स्वच्छ होता है। ठीक। अगला है घरों में प्रयुक्त होने वाले विद्युत तारों में एक भू संपर्क तार होता है जिसका रंग होता है, तो वो हरा रंग का होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अर्थिंग। अर्थिंग बोलते हैं ना, फेज होता है, और जिसे न्यूट्रल या अर्थिंग कहते हैं, तो वो हरा कलर का होता है। ठीक है। अगला है सभी प्राकृतिक रेडियो सक्रिय तत्व अंततः किस में बदल जाते हैं, तो वो शीशे में बदल जाते हैं। जितने भी प्राकृतिक रेडियो सक्रिय तत्व हैं वो अंत में जो है शीशे में बदल जाते हैं। अगला है कोहरे में फोटोग्राफी करने के लिए कौन सी किरण उपयुक्त होती है, तो होती है अवरक्त किरण। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला है डेनियल सेल में अपघटन का कार्य करता है, तो डेनियल सेल में अपघटन का कार्य क्या करता है, पोटेशियम सल्फेट K2SO4। ठीक है। वोल्टीय सेल में अपघटन का कार्य कौन करता है, तो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल करता है। ठीक है। अगला है मरकरी सेल कैलकुलेटर या कलाई घड़ी में किसका प्रयोग किया जाता है, तो KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अगला है शुष्क सेल टार्च दीवार घड़ी रिमोट में किसका प्रयोग, तो अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl2। ठीक है। ये सारे सूत्र इसी तरह सूत्र दे देगा, हिंदी में नाम नहीं रहेगा ना इंग्लिश में रहेगा, और आपको याद करके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा। अगला है जब पदार्थ को ठंडा किया जाता है तो प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो धीरे धीरे प्रतिरोधकता घट जाती है यदि पदार्थ को ठंडा किया जाता है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला है विशेष ताप के नीचे ठंडे होने पर प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव होगा, तो अगर कोई जो है विशेष ताप है क्रम है, अगर उससे नीचे ठंडा किया जाए तो प्रतिरोधकता बहुत तेजी से घटकर शून्य हो जाती है। ठीक। सोनार में जो है प्रयोग होती हैं पराश्रव्य तरंगे, भूकंप में अपश्रव्य तरंगे, दिल की धड़कन में भी अपश्रव्य तरंगे। इंपॉर्टेंट है, तीनों याद कर लीजिएगा। अगला है विद्युत चुम्बकीय तरंगे उत्पन्न की जा सकती हैं किससे, त्वरित आवेश द्वारा विद्युत चुम्बकीय तरंगे उत्पन्न की जा सकती हैं। ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला है राडार के आविष्कारक कौन थे, तो राडार के आविष्कारक थे रॉबर्ट वाटसन, 1935 में आविष्कार किया था। फ्यूज तार किसका बना होता है, तो फ्यूज तार बना होता है लेड और टिन से। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। फ्यूज तार चांदी का होता है और लेड और टिन से भी होता है। माइक्रोफोन क्या है, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक। ताड़ित चालक की खोज किसने की थी, ताड़ित चालक की खोज की थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अतिचालक क्या है, तो अतिचालक वह है जो निम्न ताप पर चालक होते हैं। ठीक। अगला है WHO के अनुसार एक शहर के लिए सुरक्षित शोर स्तर है कितना, 45 डेसिबल। WHO के अनुसार ये कहा गया है कि एक शहर के लिए सुरक्षित शोर जो होता है उसका स्तर कितना होता है, तो वो 45 डेसिबल होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि के स्रोत और परावर्तक के बीच न्यूनतम कितनी दूरी हो तो स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनी जा सकती है, तो 17 मीटर जो है न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। ठीक है। अगला है खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किस विकिरण का प्रयोग किया जाता है, तो परावैंगनी जो है विकिरण का प्रयोग किया जाता है खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए। ठीक है। तो ये रहे हमारे GS के प्रश्न। अब चलते चलते हम हिंदी के प्रश्नों को देख लेते हैं फटाफट। ठीक है। उम्मीद है GS के प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। तो हिंदी के प्रश्न शुरुआत करते हैं। पहला है हमारा पर्यायवाची शेर। ठीक है। शेर की पर्यायवाची क्या हो जाएगी, शार्दूल, हरि, केहरी, चित्रक, मृगराज, वनराज, केसरी, सिंह, नाहर, व्याघ्र, मृगेंद्र, केसी, पुंडरीक, नखायुध, वनहरि, वनपति, पंचानन।
ठीक है, ये सारे शेर की पर्यायवाची हैं। ठीक है, सारी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हिंदी में देखिए बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। घटना चक्र अगर आपने हिंदी की जो पढ़ी होगी प्रीवियस ईयर की, उसमें बहुत सारे प्रश्न वापस रिपीट हुए हैं। तो हिंदी में कुछ नया तो रहता नहीं है, जितने टॉपिक हैं बस उतना ही अच्छे से तैयार करके जाइए, तो 55 से 60 नंबर आपके आसानी से आ जाएंगे। ठीक, अगला है गाय। गाय की पर्यायवाची क्या होती है? गौरी, गऊ, गैया, धेनु, भद्रा, दोग्धी, गौ, सुरभि, कपिला। ठीक है, तो ये हो गई हमारी गाय की पर्यायवाची। बंदर की पर्यायवाची क्या होगी? तो बंदर की पर्यायवाची होती है कपि, वानर, कपीश, हरि, शाखामृग, मरकट, कीस। तो ये बंदर की पर्यायवाची है। बेटा की पर्यायवाची क्या होती है? पिसर, पुत्र, शूनु, शूनु छोटा नु है, शुवन, तनय, आत्मज, लाल, तनुज, नंदन, अपत्य, अंगज। ये हो गई हमारी बेटा की पर्यायवाची। बाल की पर्यायवाची क्या होती है? तो बाल की पर्यायवाची होती है केश, कच्छ, चिकुर, सिरोरूह, चूड़ा, चूल, कुंतल, अलख। इसमें कुंतल, चूल, सिरोरूह ये तीनों कई बार पूछा गया है। ठीक, अगला है बारिश। बारिश की पर्यायवाची क्या हो जाएगी? पावश, वृष्टि, वर्षा, बरसात, मेह, बरखा। ठीक है, ये बारिश की पर्यायवाची है। बालू की पर्यायवाची क्या होगी? रेत, रेणु, रेणुका, शिकता। ये बालू की पर्यायवाची है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मोर की पर्यायवाची। तो मोर की पर्यायवाची हो जाएगी शिखंडी, वरही, ध्वजी, नीलकंठ, भुजगारी, शारंग, हरि, भुजंग भोजी, भुजंगांतक, शिव सुतवाहन, नर्तक प्रिय। ठीक है, मोर की पर्यायवाची हो गई। ठीक, अगला है बहुत। बहुत की पर्यायवाची क्या होगी? ज्यादा, प्रचुर, प्रभूत, विपुल, इफरात, अधिक, अनेक, अतीव, अति, बहुल, अपरिमिति, अपार, अमित, अत्यंत, असंख्य। ठीक है, ये बहुत की इतनी पर्यायवाची होती हैं, इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, उनको याद कर लीजिएगा। ठीक, अगला है आश्रम। आश्रम की पर्यायवाची क्या होती है? मठ, विहार, कुटी, संघ, स्थल, अखाड़ा। ये सब मठ की पर्यायवाची है। आगे बढ़ते हैं। आँख की पर्यायवाची क्या हो जाएगी? आँख की हो जाएगी लोचन, नयन, दीठ, दृष्टि। दीठ और दृष्टि पर्यायवाची है। नेत्र, चक्षु, दृग, अच्छी, अम्बक, चख, दीदा, चखदीदा। ठीक है, एक साथ है। ईक्षण, विलोचन, प्रेक्षण, चश्म। यह है आँख की पर्यायवाची। अगला है सरस्वती। सरस्वती की पर्यायवाची आपने याद किया होगा, नहीं याद किया है तो देख लीजिए। भारती, शारदा, वीणा, गिरा, भाषा, इला, ब्राह्मी, वीणापति, वागीश, महाश्वेता, निधात्री, बागेश्वरी, वाग्युधात्री, कर्णिका, हंसवाहिनी, वीणावादिनी, वाणी, वाचा, विद्यादेवी, विमला, वचन, शुभ्रवस्था। ये है हमारी सरस्वती की पर्यायवाची, सारी इंपॉर्टेंट है। अगला है वृक्ष। वृक्ष की पर्यायवाची क्या होती है? पादप, अगम, शाखी, द्रुम, विटप, पेड़, रूख, गांच, दरख्त, तरु। यह है हमारे वृक्ष की पर्यायवाची। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है रात की पर्यायवाची। तो रात की पर्यायवाची होती है रैन, रात्रि, रजनी, निशा, निशि, निशीत, छपा, यामिनी, विभावरी, सरवरी, तमी, त्रियामा, तमिश्रा, विभा, क्षणता, दोषा, यामा। ये क्या है? हमारी रात की पर्यायवाची, सारी की सारी। इनको याद कर लीजिएगा, सब इम्पोर्टेंट है, कोई भी पूछी जा सकती है। अगला है यमुना। यमुना की पर्यायवाची क्या होगी? तो यमुना की पर्यायवाची होगी जमुना, कालिंदी,
अर्कजा, रवितनया, कृष्णा, कालगंगा, सूर्यसुता, भानुजा, तरणित तरणित तनु तरणि तनुजा, ठीक, अर्कसुता, यमभागिनी, हंससुता, रविनंदिनी, सूर्यतनया, रवितनया, अर्कजा, ठीक है। इतनी होती हैं किसकी पर्यायवाची? यमुना की। सारी इंपॉर्टेंट है। अगला है स्त्री की पर्यायवाची। स्त्री की होगी नारी, प्रिया, अबला, वनिता, महिला, रमणी, कामनी, भामिनी, भार्या, ललना, वामा, आर्या, कांता, अंगना, कलत्र, सुंदरी, प्रमदा। सारी इंपॉर्टेंट है। स्त्री की पर्यायवाची याद कर लीजिएगा, कोई भी पूछी जा सकती है। अगला है इंद्राणी। इंद्राणी की पर्यायवाची क्या हो जाएगा? इंद्रवधु, इंद्रा, शची, पुलोमजा, मधवानी, मद्दावानी, शतावरी, पौलोमी, ऐन्द्री, महेंद्री। इसमें पुलमोजा कई बार पूछा गया है, ठीक है, तो वो इंद्राणी की पर्यायवाची आपने देखा। अब अंत में तालाब की पर्यायवाची देख लेते हैं। तालाब की पर्यायवाची क्या होगी? हद, सरोवर, पोखर, छंद, दह, सारंग, जलकुंत, तलैया, ठीक है। तो ये तालाब की पर्यायवाची है, ठीक है। सारी की सारी याद कर लीजिएगा। देखिए, अगर पर्यायवाची है या मतलब ये जो रेगुलर का डेली टारगेट है, आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो मेरा वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, सारे पड़े हुए हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।